जिस बजट में मनरेगा के लिए 1 रुपए की बढ़ोतरी ना हो, वही पुराना 86,000 करोड़, जबकि पहले ही 9,754 करोड़ का घाटा हो। जिस मनरेगा से करोड़ों मजदूरों के घर में चूल्हा जलता हो, उस मनरेगा में काम करने वाले गरीब मजदूरों के लिए अगर आपके खजाने से 1 रुपया भी इजाफी नहीं निकल सका, तो भला कौन संतुष्ट हुआ साहब? इस देश का गरीब मजदूर या आपके उद्योगपति दोस्त? वो जो महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख मतदाता बढ़ाए गए थे, अरे उन्हीं के लिए मनरेगा का थोड़ा सा बजट बढ़ा देते। दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको जानकारी होगी कि सदन के दोनों सत्रों में, यानी कि संसद सदन के दोनों सत्रों में यूनियन बजट पर, फाइनेंस बजट पर सत्ता दल और विपक्षी दल चर्चा कर रहे हैं। उसकी कमियों और खासियतों पर जोर दिया जा रहा है। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन के नेता बजट की कमियों को उजागर कर रहे हैं, उस पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, उसकी बखियाव दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अपने बजट को बेस्ट बता रही हैं कि मध्यम वर्ग के लिए ये जो बजट है आज तक का ऐतिहासिक बजट है। अब दोस्तों, जिस तरीके से पक्ष विपक्ष बजट पर कमियां और खूबियां गिना रहे हैं, उसमें कांग्रेस के धुरंधर युवा तुर्क यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा और इमरान प्रतापगढ़ी जैसे युवा तुर्क नेता अपनी बात रख रहे हैं। उससे साफ जाहिर है कि इस बार सरकार के लिए, सत्ता के लिए सदन चलाना कितना आसान है या कितना कठिन है। पिछले 10 साल तक तो सरकार को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन 2024 के जिस तरीके से 2024 के आम चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद मोदी सरकार यानी एनडीए सरकार को अपनी सत्ता को आसानी से चला पाना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हर सत्र में, विंटर सेशन हो, चाहे लोकसभा का, चाहे ग्रीष्मकालीन हो, हर बार उनको मुंह की खानी पड़ रही है। लगभग 6-7 महीने के सत्ता एनडीए की चल चुकी है और वो आधा दर्जन से अधिक बिल सदन में पेश कर चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी बिल पास नहीं हुआ है। उसका कारण ये है कि भाजपा 300 पार से लेकर अब 240 पे आ गई है, यानी बैसाखी पर आ गई है। बैसाखी के कारण सत्ता यानी प्रधानमंत्री मोदी अपने मन की करने में असफल दिख रहे हैं। वो चाह रहे हैं किसी तरीके से इन बैसाखियों को भी साइड लाइन किया जाए और अपनी संख्या, अपने सांसदों की संख्या के लिए वो कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है वो अपने ही घटक दलों को अपनी तरफ, अपनी पार्टी में मर्ज कराने या उन सांसदों को तोड़कर अपने पक्ष में कर लेने के फिराक में दिख रहे हैं। इसके लिए कई दल ऐसे हैं जिसके पास आधा दर्जन से अधिक सांसद हैं, उनको अपनी तरफ करने की पूरी साजिशें शुरू हो गई हैं। अब हम बात करेंगे कि जिस तरीके से बजट को लेकर टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आम बजट पर अपनी राय प्रकट की है, उनमें सबसे तीखा वार राघव चड्ढा ने, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य और चार्टर्ड अकाउंटेंट राघव चड्ढा ने जिस तरीके से अपने भाषण में वित्त मंत्रालय के साथ साथ रेलवे मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने आधे घंटे के भाषण में जिस तरीके से तीनों विभागों को, तीनों मंत्रालयों को अपनी तर्कसंगत बातों से हलाक किया, यानी एक तरीके से उन पर हमलावर हुए, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब विपक्ष के आगे सरकार घुटने टेकती नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे इमरान प्रतापगढ़ की, जो कि कांग्रेस के एक जबरदस्त युवा सांसद हैं, राज्यसभा भेजे गए हैं।
वो शायर होने के साथ साथ बहुत ही सफल और सरल प्रवक्ता हैं, जो कि अपनी बात बड़ी सलाहियत और तर्कपूर्ण ढंग से रखते हैं और अपनी जो संयत भाषा का प्रयोग करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने बजट पर फोकस करते हुए कहा कि सरकार ने बजट में सिर्फ अपनी बैसाखियों को सहारा देने की कोशिश की है, यानी अगर बैसाखी मजबूत होंगी तभी उनकी सरकार चल पाएगी। वो इस फिराक में है, सरकार इस फिराक में है कि वो बिहार और आंध्र प्रदेश की सरकारों को, वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स को और दलों को संतुष्ट करेंगी किसी भी तरीके से। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार जाने के संकट रहेंगे। यही सबसे बड़ी चिंता आपके नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री मोदी और शाह की है कि किसी तरीके से 272 का आंकड़ा पार हो जाए और वो बैसाखियों से अपना पीछा छुड़ा सकें। इमरान प्रतापगढ़ी ने साफ कहा कि कोरोना से लेकर अब तक महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र में न जाने कितने तरीके की आपदाएं आई और उन्होंने इस बात पे भी ध्यान दिया कि यवतमाल में पर डे पर मंथ काफ़ी संख्या में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। किसान वहाँ बहुत परेशान हैं। किसान की समस्याओं पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी राहत नहीं दी जा रही है। बजट में भी उन्होंने महाराष्ट्र के प्रति कोई एलोकेशन नहीं किया है। महाराष्ट्र के बारे में, वहाँ की समस्याओं के बारे में उठाते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने जिस तरीके की भाषा और अपने शेर व शायरी से निराले ढंग से किया, उसको देखकर साफ जाहिर होता है कि युवा तुर्क होने के साथ साथ बहुत ही साफ गोई के साथ इमरान प्रतापगढ़ी ने सरकार की चूल्हे हिला दी। उपसभापति महोदय, मैं डीडीए द्वारा उजाड़ी जा रही दिल्ली की दास्तान और कुछ ऐतिहासिक इमारतों की चीखें लेकर आपके सामने खड़ा हूं। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। इसी 26 जनवरी को भारत के मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को रूहानी दिल्ली का दीदार कराने के लिए हमारी सरकार निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर लेकर गई थी। मेरी आंखों में एक तरफ तो यह तस्वीर है और दूसरी तरफ इसी सरकार के इशारे पर रात के अंधेरे में जमींदोज कर दी गई सैकड़ों साल पुरानी मामा भांजा, मंडी हाउस, काका नगर की छोटी छोटी मजारें हैं जो पूछ रही हैं कि हमें तोड़ा क्यों गया। उपसभापति महोदय, अबू धाबी जाकर शेख जायद मस्जिद में मुस्कुराते हुए सेल्फी लेने वाले प्रधानमंत्री जी को मेहरौली की 700 साल पुरानी अखूंजी मस्जिद के टूटने की चीखें क्यों नहीं सुनाई पड़ती। डीडीए के अधिकारी सुबह 5 बजे अंधेरे में मेहरौली में एक मस्जिद, बच्चों के पढ़ने का मदरसा और एक मंदिर को जमींदोज कर देते हैं। जो डीडीए 1957 में गठित हुआ वो अपनी पैदाइश से कई सौ साल पहले पुरानी मेहरौली मस्जिद को अतिक्रमण बताता है। क्या विकास प्राधिकरण संसद के बनाए हुए 1991 वर्शिप एक्ट को नहीं मानते? संसद से 4 कदम की दूरी पर मौजूद सुनहरी बाग मस्जिद, जिसका सैकड़ों साल पुराना इतिहास है, जिसके सहन में कभी संविधान सभा के सदस्य इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले मौलाना हसरत मोहानी बैठा करते थे, वो आज एनडीएमसी को अतिक्रमण नजर आता है। जिस मस्जिद को लुटियन बसाने वाले अंग्रेजों ने नहीं ढहाया, उसे एनडीएमसी और डीडीए उजाड़ना चाहती है। आखिर कब रुकेगा यह सिलसिला? तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा। दूर कहीं अशफाकुल्ला खान, बीर अब्दुल हमीद, ब्रिगेडियर उस्मान की रूहें क्या सोचती होंगी? जामा मस्जिद की वो सीढ़ियां क्या सोचती होंगी जहां खड़े होकर कभी मौलाना आजाद ने लोगों को अपनेपन का यकीन दिलाया था। गैजेट, हेरिटेज, सैकड़ों साल का वजूद क्या हमारी संस्थाओं के लिए कोई मायने नहीं रखते? मैं आपके माध्यम से इस सदन से पूछना चाहता हूं और सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार देश को बताए कि वो 700 साल पुरानी इमारत को गैर कानूनी तरीके से जमींदोज करने वाले डीडीए के अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। वो देश को यह विश्वास दिलाए कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर इस नए भारत के निर्माण तक सैकड़ों कहानियों की गवाह सुनहरी बाग मस्जिद को सुरक्षित रखा जाएगा। विरासतों को सहेजा जाता है, उनसे नफरत नहीं की जाती, उन्हें उजाड़ा नहीं जाता। मुझे गर्व है कि मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। महाराष्ट्र जो देश की आर्थिक राजधानी है, जो टोटल कॉर्पोरेट टैक्स का 40%, इनकम टैक्स का 32% और जीएसटी का 20% इस देश को देता है, उस महाराष्ट्र
के लिए इस बजट में एक शब्द नहीं है। आखिर महाराष्ट्र से किस महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को बचाने के लिए क्या कर दिया? प्रधानमंत्री जी तो महाराष्ट्र से बदला लेने पर उतर आए। अब तो शायद उन्हें याद भी ना हो यवतमाल का वो दाभड़ी गांव जहां 20 मार्च 2014 को वो किसानों के साथ चाय पर चर्चा करने गए थे और उनकी किस्मत बदलने के सपने दिखाए थे। उसी यवतमाल में पिछले 6 महीने में 132 किसानों ने आत्महत्या की है। सभापति महोदय, महाराष्ट्र में हर महीने 209 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया आंकड़ा बताता है कि 1 जनवरी से 31 मई के बीच 1046 किसानों ने आत्महत्या की है। लेकिन अफसोस इस बजट में महाराष्ट्र के किसानों के लिए कुछ भी नहीं। किसानों से चिढ़ी हुई सरकार ने बजट में किसानों के एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दी। लेकिन याद रखिएगा, जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। इस बजट में तमाम राज्यों के साथ अन्याय किया गया है और खास तौर से महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं रखा गया है। महाराष्ट्र बाढ़ से जूझ रहा है। पानी 1500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। उस शहर को, उस राज्य को 4000 इसी देश की संसद में कभी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जब देश की करेंसी गिरती है तब देश की प्रतिष्ठा गिरती है। एक तरफ कोलंबिया जैसा छोटा सा देश और उसके प्रधानमंत्री गुस्तावो पेत्रो खड़े हैं जो कोलंबिया के नागरिकों को हथकड़ी लगाकर लाने वाले जहाज को अमेरिका बैरंग वापस लौटा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े हैं जो बेड़ी और हथकड़ी लगा करके लाए गए बेटों के अपमान पर एक शब्द नहीं बोल रहे। सभापति महोदय, मैं इतिहास के पन्ने पलट रहा हूं, मुझे 2 किरदार याद आ रहे हैं। एक तरफ निक्सन के 7वें बेड़े की धमकियों के सामने लोहे की तरह अडिग इंदिरा गांधी खड़ी हैं, तो दूसरी तरफ खुद ही नमस्ते ट्रंप का नारा लगाते हुए प्रधानमंत्री जी खड़े हैं। आखिर कौन सी नफरत है? ये मुल्क हमारा भी है, इस मुल्क की मिट्टी में हमारा भी खून पसीना शामिल है। हमसे इतनी भी क्या नफरत? रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किशनगंज सेंटर बजट के अभाव में दम तोड़ता जा रहा है। मैंने पिछले बजट सत्र में भी आवाज उठाई थी, आज फिर वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं दामन फैला करके कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का किशनगंज सेंटर बन जाने दीजिए। आखिर कौन सी नफरत है? ये मुल्क हमारा भी है, इस मुल्क की मिट्टी में हमारा भी खून पसीना शामिल है। हमसे इतनी भी क्या नफरत? रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हो तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। सभापति महोदय, अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट काटकर मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर देना, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद कर देना, नई मंजिल योजना बंद करना, धरोहर योजना बंद करना। 2024-25 के बजट में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के लिए 3183 करोड़ रुपए की घोषणा हुई, लेकिन देश को हैरत होगी कि बाद में समीक्षा करके लगभग आधा कर दिया गया, 1868 करोड़ रुपए। मुझे सरकार से पूछना है कि कौन संतुष्ट हुआ? इस देश का अल्पसंख्यक संतुष्ट हुआ या आप संतुष्ट हुए? किसका संतुष्टीकरण? सभापति महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप ही ने 1 मार्च 2018 को किंग अब्दुल्ला को, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला को मेहमान बना करके इसी दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान देना चाहता हूं। कंप्यूटर देने की बात तो छोड़िए, पढ़ाई के लिए जो स्कॉलरशिप मिल रही थी उसको भी छीन लिया आपने। किसको संतुष्ट करने के लिए? हम समझते हैं इस साजिश को। आप माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का बजट काटते काटते एक दिन मिनिस्ट्री को ही बंद कर देना चाहते हैं। वो जहर देता तो सबकी नजर में आ जाता, सो ये किया कि हमें वक्त पर दवाएं न दी।